अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, हर बंदा इनमें इंटरेस्ट लेता है, हर बंदा इनको देखना चाहता है ये क्या चीज़ है, किस तरह आपको ये पसंद है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसमें इंटरेस्ट लाजमी लिया होगा। तो अभी मैं अगर बात करूँ उनके बारे में, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये मैं भी खुद भी एक बिगनर हूँ इन चीज़ों में। ये जो मेरी जो शॉर्ट्स वगैरह खास तौर पे इनमें या जितनी भी मेरी कलेक्शन है, ये तो चीज़ें ही ऐसी हैं जो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। इसके बारे में मैं अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्वॉर्ड्स और डैगर्स की, तलवारें और खंजर वगैरह। ये चीज़ें मैंने ली थी उस वक्त, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्टील में इतनी कैटेगरीज होती हैं, या ये चीज़ें लोहे से बनती हैं या स्टील से बनती हैं, या इसमें क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। वो तो जाहिर बात है, जब एक चीज़ आपके पास आती है और आपको उसका शौक होता है तो आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, आप उसको चीज़ को जांचने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में नेट पे भी सर्च करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको पता लगती है। जब तक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, आप उसके बारे में उस तरह से नहीं सोच पाते, उस तरह से आप उसको जिस तरह आपको एक्सप्लोर करना चाहिए आप उस तरह से नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जब मेरे पास आ गई तो मुझे बाद में पता लगा कि जो ओरिजिनल जो स्वॉर्ड्स वगैरह होती हैं, जो जंग वाली तलवारें होती हैं, या जो प्रोफेशनल चीज़ें, जो छुरियाँ वगैरह, जो टोके वगैरह होते हैं, ये चीज़ें बनती हैं हाई कार्बन स्टील से या माइल्ड कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील जो होता है ये टूल्स में भी यूज़ होता है, लेकिन उनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कार्बन और क्रोमियम की जो एलिमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, उसकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। जो ये वाली जो टूल्स ये जो होते हैं प्रोफेशनल छुरियाँ वगैरह, टोके वगैरह और जो तलवारें होती हैं, इनके अंदर थोड़ा कार्बन का जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम पाया जाता है, मतलब वो टूल्स वाले ग्रेड की निस्बत थोड़ा कम पाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो अब ये चीज़ें सारी स्टेनलेस स्टील में है, ये बिल्कुल यूजलेस चीज़ है। इनको आप सजा के दीवारों पे तो लगा सकते हैं, और इनके साथ आप कोई काम नहीं ले सकते। ये जो डैगर्स हैं ये भी, इनको आप मतलब ये है तो एक मेटल का पीस है, शार्प भी, मतलब उसकी पॉइंटेड भी है, आप किसी को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ प्रोफेशनल नहीं है, ये वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और ना ये चीज़ें मैंने इनके लिए रखी हैं, ये तो मैं वैसे आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ें नहीं है जो मैं सोच के लेके आया था। अब ये जो तलवारें हैं खास तौर पे, ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील है, और अगर मैं इसको ज़मीन पे इस तरह टच करूंगा सीधा, तो इसकी जो नोक है यहाँ पे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, वो नोक इसकी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसकी हार्डनेस ही इतनी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद अगर मैं इसको किसी चीज़ के साथ इस तरह मारूंगा तो ये जो इसकी शार्पनेस है, जिसको धार कहते हैं, वो भी इसकी ख़राब हो जाएगी, और वो उसकी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहेगी, उसके ऊपर भी कोई ना कोई डेंट पड़ जाएगा, कोई ना कोई खड्डा बन जाएगा उसके ऊपर। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, ये आप प्रोफेशनली या इस तरह के कामों में एज अ वेपन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते इसको। ये किचन होल्ड चीज़ है, जो आपको सिल्वर वेयर्स मिलते हैं, स्पून वगैरह, फोक्स वगैरह, जो बटर नाइफ्स होती हैं, या जो किचन में जो नाइफ्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, वो स्टेनलेस स्टील में आती हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है बेसिकली, इसको रस्ट वगैरह नहीं लगती है, वेदर रेजिस्टेंट होता है, तो जंग इतनी जल्दी नहीं लगता। इस वजह से ये किचन वेयर में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे आप ये चीज़ें नहीं बना सकते जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, या जो वेपन्स आप कह लें, जो पुराने वेपन्स होते हैं, ये जो शॉर्ट्स वगैरह, ये पुराने वेपन्स हैं, आजकल तो ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती, तो ये चीज़ें आप इनसे नहीं बना सकते। इन चीज़ों के लिए अलहदा से स्टील वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो D2 स्टील होता है एक, उसके अलावा भी हाई कार्बन स्टील्स भी होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें अब वो हर ब्लैक स्मिथ की चॉइस होती है वो क्या चीज़ बना रहा है, और उसके लिए उसको कौन सा मेटल या कौन सा स्टील किस परसेंटेज का उसको इस्तेमाल करना है, उसमें वो डिपेंड करता है बनाने वाले पे। तो एक तो मुझे ये चीज़ सामने आई कि ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, या जो मैं सोच के लेके आया था ये वो नहीं है। ये चीज़ें मैं दीवारों पे लगाने के लिए भी नहीं लाया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक था। मैंने आपको जैसे वो दिखाया, मेरी जो स्वॉर्ड है वो उसकी साइड से थोड़ी सी टूटी हुई है, वो जो ब्लैक वाली है। अब मुझे शौक है, मैं इन चीज़ों को निकालता हूँ, कभी घुमाता हूँ, कभी इधर रखता हूँ, कभी उधर रखता हूँ, कभी इनको साफ करके रख देता हूँ। तो ये चीज़ें मैं इस काम के लिए लेके आया था। तो अब ये चीज़ें, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो प्रोफेशनल चीज़ होती है, तो इस वजह से वो टूट गई। वो बाद चीज़ें इनमें टेढ़ी भी हो जाती हैं, उनकी नोक खराब हो जाती है, या उनको मैं अगर ऐसे करके किसी चीज़ पर मारूंगा तो उनकी ये जो शार्पनेस है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये तो चीज़ उसके साथ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ जस्ट ये कर सकते हैं कि आप इसको दीवार पे लगा दें, या किसी फ्रेम के ऊपर लगा के इसको दीवार के साथ लगा दें, इसका और कोई काम नहीं है। इसमें जो एक नाइफ आपको मैंने दिखाई है जो डोमेस्कस में है, वो एक ओरिजिनल चीज़ है, शार्प वो भी नहीं है,
उसका जो आपको मैंने दिखाया डोमेस्टिक स्टील है। डोमेस्टिक स्टील जो होता है इसकी हार्डनेस होती है 60 से 62 HRC। ये रॉकवेल स्केल होता है जिसके ऊपर स्टील की या मेटल की हार्डनेस को मेजर किया जाता है। तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो 60 से 62 HRC होती है। तो वो चीज़ थोड़ी ओरिजिनल है, वो हैंड फोर्ज है। मतलब इसको जो आप लोहे को गर्म करते हैं, जैसे आपने ड्रामा सीरीज में भी या मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, वो लोहे के पीस को रेड हॉट करते हैं पहले, उसको कोयले में रख के वो जब सही तरह लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, फिर उसको एनविल के ऊपर रख के उसको हथौड़े के साथ जो है वो शेप करते हैं। तो वो चीज़ जो होती है उसको फोर्जिंग कहते हैं। तो वो जो ये चीज़ जो है, ये जो डोमेस्टिक स्टील है, ये फोर्जिंग से बनता है। ये दो पीस अलग कैटेगरी के लेके आप उनको आपस में जोड़ते हैं, उनको फोर्ज करके एक बार बनाते हैं, फिर दोबारा उनको काट के उनको पीसीज में ऊपर नीचे स्टैक करके फिर उनको दोबारा आप रेड हॉट करके दोबारा से उनको आप मार मार के हथौड़ा मार के उनको दोबारा से एक बार बनाते हैं। उसके बाद दोबारा आप उसको काट के, ये प्रोसीजर जो होता है इसका, ये तकरीबन 4 से 5 बार 6 बार या जितना आपका आप चाहते हैं कि उसमें लेयर्स पैदा हों उतनी ज़्यादा बार इसको जो है आप ऊपर नीचे रख के बार बार इसको जो है वो बार की शक्ल में लेके आते हैं। इसको रेड हॉट करके इसको फोर्ज कर करके आप इसको इतने ज़्यादा इसके अंदर लेयर्स पैदा कर देते हैं और उसी वजह से ये हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये वेपन्स में इस्तेमाल होता है। ये एक कह लें कि आप वन ऑफ द बेस्ट स्टील है जो कि आप वेपन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप प्रोफेशनल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुर्बानी वाली छुरी होगी या टोके वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आप समझ लें कि एक अच्छी चीज़ है इन एज अ वेपन या एज अ टूल इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं लेदर की। जो मेरे पास चीज़ें हैं लेदर में, आपने देखी होगी मेरी जो मैरून वाली सोड है उसके ऊपर वो लेदर लगा हुआ है। अब वो लेदर तो उसका सिंथेटिक है, ओरिजिनल लेदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, ये सारी इनके बारे में आपको केयर लाजमी इनकी करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ है उसको केयर तो लाजमी चाहिए। अब ये लेदर है, लेदर सिंथेटिक है, लेकिन वो है तो लेदर ही है, रेक्सीन है, जो भी है उसको तो केयर की तो ज़रूरत है उसको। अब उसके ऊपर आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे, वो साइड से थोड़ा सा पील ऑफ भी हुआ हुआ उसका पीस, वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो वो चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं इनमें आपको केयर की एक तो लाजमी ज़रूरत होती है। अगर खास तौर पे आपने ये शौकिया रखी हुई है, जैसे मुझे इन चीज़ों का शौक है, मैंने ये रखी हुई है, मैं इनको निकालता हूँ, साफ़ सुथरा करता हूँ, किसी चीज़ के ऊपर जंग लगा हुआ उसको सैंड पेपर से साफ़ करता हूँ, उसको साफ़ सुथरा करके सुखा के फिर उसको वापस रख देता हूँ। या कभी शौक आता है, कभी शुमार आता है, तो मैं उसको निकालता हूँ म्यान में से, घुमा के ऐसे ऐसे करके वापस रख देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ब्लैक वाली शॉर्ट दिखाई है, वो साइड से थोड़ी सी टूटी हुई भी है, वो इसी वजह से टूटी है। मैं उसको निकाल के घुमा रहा था और वो हाथ से स्लिप होकर नीचे गिरी और वो टूट गई साइड से। तो इसी तरह ये चीज़ें आपको, जो भी आप चीज़ें शौकिया रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, आपको उसके लिए केयर की लाजमी ज़रूरत होती है। तो मैं बात कर रहा था लेदर की चीज़ों की। लेदर को खास तौर पे जो है वो केयर चाहिए होती है, वो सिंथेटिक है या वो ओरिजिनल लेदर है, उसको केयर लाजमी चाहिए होती है। अगर वो सिंथेटिक है तो उसको ऑयल्स वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। उसको किसी ऐसी जगह पे रखना नहीं है आपने जहाँ पे उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाए या उसके ऊपर कोई रब हो जाए, उसकी सरफेस रब हो जाएगी तो उसका कोई हल नहीं है। अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे उसको स्क्रैचेस पड़ जाएंगे तो वो भी चीज़ है कि उसके जो लुक होगी उसको बर्बाद कर देगी, क्योंकि बेसिकली आपने ये चीज़ें रखी हैं शौक के लिए। अब आपको उसकी लुक ही अच्छी नहीं लगेगी, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको उसका अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको आपका कोई मकसद नहीं रह जाता मेरे ख्याल से पीछे कोई उसको चीज़ को अपने पास रखने का। तो ये पहली चीज़ है कि आपने उसकी केयर लाजमी करनी है। अब अगर आप ओरिजिनल लेदर की बात करें तो जो ओरिजिनल लेदर होता है वो भी हमारी स्किन की तरह ही होता है, वो भी ओरिजिनल जानवरों से हासिल किया जाता है। तो उसको भी मॉइस्चराइजर्स चाहिए होते हैं। जैसे हमें सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है तो हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं बेसिकली। तो इसी तरह जो लेदर्स होते हैं इनके ऊपर भी आपको मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज के मिलते हैं। या एक नीड्स फुट ऑयल होता है, वो आपको इसके ऊपर लगाना पड़ता है। वो एक खास किस्म का ऑयल होता है जो मॉइस्चराइजिंग के लिए लेदर के ऊपर लगाया जाता है। या जो पॉलिश वगैरह होती है उसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत ग्रीसी सा मटेरियल मिलेगा या ऑयली सा, उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा। वो भी आप इसको अगर पॉलिश भी करते हैं तो तब भी ये अपनी जो इसकी एक लाइफ होती है उसको ये बरकरार रख सकता है। अगर आप इन चीज़ों को टाइम टू टाइम ऑयल करते रहेंगे, इनको मॉइस्चराइज करते रहेंगे, तो ये जो लेदर की चीज़ें खासतौर पर ये एक लॉन्ग रन आपको दे सकती हैं। लेकिन अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको लॉन्ग रन नहीं देंगी और ये थोड़े अरसे में ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे क्रैक्स पड़ जाएंगे इनके ऊपर, या ये इनकी जो लेयर है ऊपर वाली वो उतरना शुरू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ड्राई हो जाएंगी। तो इनमें ये इश्यूज होते हैं, आपको इसकी केयर लाजमी करनी पड़ेगी।
अब अगर मैं बात करता हूँ अपने जो लाइटर्स हैं मेरे पास, जो ऑयल वाला लाइटर है उसमें तो जो ऑयल उसके साथ आया था छोटी बोतल में, वो तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, वो ऑयल सही था, ओरिजिनल था, वो चला भी। लेकिन उसके बाद मैं मार्केट से मैं जितनी बार भी ऑयल लेके आया हूँ, जो आमतौर पे जिप्पो का मिलता है, ये जो लाइटर है ये भी जिप्पो का है, जिप्पो का जो ऑयल मिलता है वो चीज़ मैं जो मार्केट से लेके आया हूँ वो मुझे ओरिजिनल नहीं मिला। इस वजह से वो जब भी मैं उसमें डालता हूँ तो वो चलता ही नहीं है। मतलब अगर आप उसको माचिस की तीली के साथ उस ऑयल को आग लगाएं तो उसको आग लगती है, लेकिन वो जो इसके अंदर जो चिंगारी पैदा होती है, जो इसके अंदर जो स्पार्क पैदा होता है, उससे इसको आग नहीं लग रही। वो ऑयल क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो एकदम से स्पार्क को पकड़े और लाइट होना शुरू हो जाए, वो चीज़ उसमें नहीं है। तो इस वजह से उसमें मैंने अभी उसको ऐसे ही रखा हुआ है। वो मैं कहीं कोशिश करूँगा किसी और जगह से मंगवाने की, क्योंकि यहाँ से तो मुझे वो ओरिजिनल ऑयल नहीं मिला उसका। जो गैस वाला लाइटर है, गैस वाले लाइटर के लिए मेरे पास एक गैस वाला छोटा सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, उसमें उसकी गैस है, वो मैं उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं रिफ़िल कर लेता हूँ। और ये भी मैं इस्तेमाल तो नहीं करता, बस वैसे ही शौक है, उसको भी निकाला, लाइट कर लिया, थोड़ी देर घुमा फिरा के वापस रख दिया, वो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसका भी आपने देखा है बैक साइड से कलर उसका भी उतरा हुआ है। अब उसको भी केयर की ज़रूरत थी, वो थोड़ा सा कलर उतरा हुआ था, मैंने उसको स्क्रैच कर दिया। और ये क्योंकि 4-5 साल पुराना लाइटर है मेरे पास, तो ये उसी वक्त जब मैंने नया लिया था तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा हुआ इशू, उसको मैंने उसका स्क्रैच कर दिया। उस वक्त तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे अभी जो है वो थोड़ा फील होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ जैसी थी वो थी, वो छोटा मोटा तो चल जाता है, वो ज़्यादा ख़राब, वो पैच इतना बड़ा नज़र आ रहा है, वो इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ होती है कि आपने इनकी केयर लाजमी करनी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि मैं क्योंकि खुद बिगनर हूँ, अगर आप ये चीज़ें इनका शौक़ रखते हैं और ये आप चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च कर लें, या आप पहले 1-2 पीस लेके चेक कर लें। मैंने जो है ये चीज़ें एट अ टाइम 11 पीसीज मैंने परचेज़ किए थे। सोर्ड्स वगैरह थी उसमें, डैगर्स थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी, कुछ मैंने अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, गिफ्ट कर दी, और कुछ मेरे पास पड़ी हैं अभी भी। तो मैंने एकदम बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली थी एक ही बार। तो आप अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको पहले 1-2 पीस लें, उनको पहले समझ लें, उसको आप देख लें, उसके बाद आप जाके जो है वो मज़ीद उसके बारे में आप उस तरह से कोशिश करें कि आपको उस तरह की अच्छी चीज़ मिले। इस तरह ना हो कि आप सारी चीज़ें मेरी तरह उठा के लें और बाद में आप बैठ के देखते रहें यार ये तो मैंने गलती कर दिया। बाकी ये जो चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, जो मैंने खुद बनाई हैं, तीनों चारों चीज़ें, ये मुझे मेरा ये कोई काम नहीं है, ना तो मैं लेदर का काम करता हूँ, ना मैं कोई लोहे का, ना लकड़ी का मैं काम करता हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी ये काम नहीं है। ये तो मुझे वैसे ही शौक हुआ तो मैंने इसको कहा कि चलो इसको एक ट्राई देते हैं, बना के देखते हैं क्या बनता है। तो ये सिर्फ एक ट्राई देने की वजह से एक अच्छी चीज़ आपके सामने आपने देख ली है, वो एक अच्छी चीज़ तैयार होगी। तो इसमें यह होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपके लिए सबब पैदा कर देता है, वो चीज़ आपके लिए आसान कर देता है। और दूसरा ये एक बेसिकली एक ये जो चीज़ें बनाना है ये एक क्राफ्टिंग है मेरे लिए, तो ये क्राफ्टिंग है एक। तो इसमें ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ मार्केट में फिरते हैं, मैं वो लेदर लेने के लिए लेदर मार्केट में गया, लकड़ी का काम पड़ गया, लकड़ी वाली दुकान पे गया, लोहे का काम पड़ गया, लोहे वाली दुकान पे गया, कोई खराद का काम पड़ गया बीच में, खराद वाली दुकान पे गया, तो काफ़ी सारी चीज़ों के आइडियाज़ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ किस तरह मिलती है, अवेयरनेस हो जाती है बंदे को। उससे फिर ये होता है कि आपको चीज़ों की प्राइसेस को वैल्यूएट करना आसान हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज़ है, इसमें इतनी मेहनत हुई होगी, इसको बनाने में इतना टाइम लगा होगा, इसको बनाने में इतनी मेहनत हुई होगी, इतने बंदों ने काम किया होगा इसके पीछे, तो इसकी मैं प्राइस क्या रख सकता हूँ, इसकी मैं क्या प्राइस वैल्यूएट कर सकता हूँ। या अगर आप ये चीज़ आप ना भी सोचे तो फिर भी एक नॉलेज होता है जो आपको मिल जाता है, एक नॉलेज गेन हो जाता है आपको। ये वो चीज़ें हैं जो एक दुकान पे एक बंदा 10 साल भी काम करता है तो उसको वो चीज़ें नहीं पता लगती। लेकिन जब आप ये काम शौक से करेंगे, आप अपने पैशन से करेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, आप कहेंगे यार ये तो वाकई एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता लगी है। तो ये था इन चीज़ों को लेकर मेरा एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये भी आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। तो अभी भी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।